Hi guys, you are watching Pharmacy official YouTube channel and I am pharmacist तैयब। तो अभी तक आप जो है फार्मास्यूटिकल लेक्चर सीरीज के 12 लेक्चर डिफरेंट डोजे फॉर्म पे सिरप सस्पेंशन एलिक्सर और इस तरह की दूसरी डोजे फॉर्म पे आप देख चुके हैं और आज 13वां लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप ने पहले लेक्चर नहीं देखे तो वो उसको भी ज़रूर विज़िट करें, उनको भी वॉच करें। आज का हमारा जो है वो लेक्चर का टाइटल है जी टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे जी डेफिनेशन, टैबलेट होती क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट यानी कि उसके कंपोजिशन क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे हम जी। तो टैबलेट पढ़ते हैं जी। टैबलेट रिप्रेजेंट करती है यूनिट डोजे फॉर्म को, यानी कि एक वक्त एक टाइम के अंदर किसी भी इंडिविजुअल ने जो खुराक लेनी है, जो मेडिसिन लेनी है, जो एपीआई लेना है, उसको जो यूनिट डोजे फॉर्म में बनाया जाए तो टैबलेट उसकी भी एक शक्ल है। और यूनिट डोजे फॉर्म में हम यानी बनाते हैं, यानी एक गोली आप एक ही टाइम में लेनी है आपने। आम तौर पे जो है ना वो एक ही डोज जो ली जाती है और इसके ज़रिए जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि एक्यूरेटली प्लेस होती है। यानी कि मिसाल 550 मिलीग्राम की अगर हम टैबलेट क्लेम कर रहे हैं कि इसमें एपीआई 550 मिलीग्राम है या 500 ग्राम है या 200-300 मिलीग्राम है, तो वो उतना ही होता है विद बहुत छोटी सी लिमिट दी होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वो बना रहे होते हैं। तो उस लिमिट के अंदर रहते हुए ऑलमोस्ट एवरेज जो है वो हर टैबलेट के अंदर ही जो एक्चुअल रिक्वायर्ड होता है वही पाया जाता है। तो टैबलेट रिप्रेजेंट यूनिट डोजेज फॉर्म इन विच वन यूजुअल डोज ऑफ ड्रग हैज़ बीन एक्यूरेटली प्लेस। एक पूरी खुराक जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है, एक गोली के अंदर जो है ना। मुख्तलिफ टैबलेट मुख्तलिफ साइज़ की होगी, कोई थोड़ी छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई लंबी होगी और उसकी शेप डिफरेंट होगी, जो है वो उसका क्या कहते हैं वेट डिफरेंट होगा, हार्डनेस डिफरेंट होगी, थिकनेस जो है वो डिफरेंट होगी, डिसइंटीग्रेशन यानी कि जो टूट रहा होता है स्टमक के अंदर जाके टैबलेट ने, उसका टाइम डिफरेंट टैबलेट्स के लिए डिफरेंट होगा। डिसोल्यूशन जो है वो डिसॉल्व होना, पहले टूटती है टैबलेट फिर डिसॉल्व होती है, तो डिसोल्यूशन टाइम भी हर टैबलेट का डिफरेंट होता है। तो इस बुनियाद पे भी हम टैबलेट को डिफरेंट कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ये सारी की सारे जो हम साइज, शेप, वेट, हार्डनेस, थिकनेस, डिसइंटीग्रेशन, रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे इसके टेस्ट भी होते हैं कि हम जो एक तरह की टैबलेट एक ही साइज़ में बनाएं, उसकी एक लिमिट होती है हमारे पास, उसकी एक ही जैसी शेप रहनी चाहिए, इसलिए सेम पंच इस्तेमाल करते हैं। वेट जो है वो भी उसको हम कंट्रोल करते हैं, हार्डनेस को, थिकनेस को कंट्रोल करते हैं, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन का टाइम भी। इंग्रेडिएंट ऐसे डालते हैं कि वो ओवरऑल तमाम टैबलेट्स का जो है वो एक ही तरह की टैबलेट का डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन विद इन लिमिट है, जो हमारे पास लिमिट ऑफिशियल बुक्स में दी गई है। टैबलेट अगर आप प्राइमरली पूछे कि सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा जो होने वाला जिसके ज़रिए मेथड के ज़रिए बनती है वो है कंप्रेशन। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मोल्डिंग यानी सांचा, मोल्ड कहते हैं सांचे को, सांचे के ज़रिए भी कुछ टैबलेट बनाई जाती हैं। लेकिन जो मेन है जिसको हम भी फोकस करके पढ़ेंगे वो है कंप्रेशन। तो कुछ टैबलेट के अंदर जो है ग्रूव होते हैं, यानी कि अंदर दरमियान में कट लगा होता है, तो उसके लिए क्या है कि हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। बाद में हमने आधी टैबलेट इस्तेमाल करनी है तो उसके जो है वो अंदर ग्रूव लगा होगा, दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन लगी होगी, आप उसको थोड़ा सा उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो दो हिस्सों में टैबलेट टूट जाएगी। और दूसरा यह है कि इससे होता क्या है कि स्मॉल पोर्शन जो है वो swallow करना इजी होता है, या बाज़ दफ़ा लेनी आधी टैबलेट होती है, डिज़ायर ही हाफ डोज होती है, तो वहाँ भी फ़ायदा होता है ग्रूव का। क्योंकि बाज़ दफ़ा टैबलेट जो है ना डिवाइडेड डोज में दी जाती है कि मार्केट में मिसाल के तौर पे वो एक ही टैबलेट एक ही साइज़ की एक ही डोज की आ रही है, लेकिन उस पेशेंट के लिए, इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, किसी के लिए हाफ डोज चाहिए तो डॉक्टरों से कहते हैं जी कि आप इसको हाफ कर लें। लेकिन ये चंद एक सिलेक्टेड ब्रांड, चंद एक सिलेक्टेड एपीआईज ही हैं जिनकी टैबलेट ऐसे बनती हैं जो डोज कम ज़्यादा हो, उन्हीं की बनती है, उनके अंदर ग्रूव लगता है। बाकी मोस्ट ऑफ टैबलेट जो है ना वो उनको ओवरऑल ग्रूव नहीं लगाया जाता उनके अंदर, क्योंकि वो एज इट इज़ एक इंडिविजुअल अडल्ट इंडिविजुअल की डोज ही होती है। इसके अंदर ग्रूव हम नहीं लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मिसाल के तौर पे उसके ऊपर कोई कोटिंग हुई हुई, फिल्म कोटिंग हुई, शुगर कोटिंग हुई हुई है, तो वो तो अगर हम कोटिंग तोड़ेंगे टैबलेट को तो वो तो कोटिंग का सारा जो है ना वो पर्पस ज़ाया हो गया। यानी दरमियान से जहाँ से टूटेगी, जहाँ से ब्रेक होगी, वहाँ तो कोटिंग मौजूद नहीं होगी दोनों हिस्सों में। तो क्या होगा कि जो कोटिंग वाली टैबलेट्स हैं, फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते और उनके ऊपर मोस्टली ग्रूव नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमने हाफ कर ही नहीं सकते। और अगर करेंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसका जो अपना डिज़ायर जो उसका रिलीज़ का फीचर है वो ख़त्म हो जाएगा। एडवांटेज देख लेते हैं टैबलेट का। पहला एडवांटेज ये है कि जी टैबलेट एक ऐसा यूनिट डोजेज फॉर्म है जो कि हम लार्ज स्केल पे इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। औरल फॉर्म में इस्तेमाल होने वाला लार्जेस्ट जो यूनिट डोजेज फॉर्म है
वो टैबलेट है जिसको लार्ज प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, यानी कि जो टैबलेट के बैच बन रहे होते हैं ना फैक्ट्री में, वो कोई 10 लाख का एक बैच, 6 लाख का, 5 लाख का, 4 लाख टैबलेट एक एक वक्त पे बन रही होती हैं। तो ह्यूज प्रोडक्शन, लार्ज प्रोडक्शन के लिए हाँ ये डोजेज फॉर्म बड़ी ही अच्छी है, सूटेबल है। फिर जो है ना ओरल डोजेज फॉर्म, बाकी जो सारी ओरल डोजेज फॉर्म है जैसे सिरप है, सस्पेंशन है, सोल्यूशन है, उनके निस्बत टिंक्चर है, उनके निस्बत ये जो है वो सबसे सस्ता होता है। यानी अगर एपीआई हम सिरप की शक्ल में दे रहे हैं, मिसाल एक ऐसा एपीआई जिसकी टैबलेट भी बन सकती है, सिरप भी बन सकता है, तो वही एक यूनिट डोज की अगर हम बात करें कि एक बंदे ने जो एक डोज लेनी है टैबलेट की शक्ल में, वो सस्ती पड़ेगी, ना सिर्फ फैक्ट्री को बल्कि ओवरऑल कस्टमर को भी सस्ती पड़ेगी। और सिरप जो है या दूसरी डोजेज फॉर्म वो सिंगल डोज की अगर बात करें यूनिट डोजेज फॉर्म की, तो वो महंगी पड़ेंगी एज कम्पेयर टू अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए। और इसके अलावा नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि ये जो टैबलेट फॉर्म के अंदर हमारे पास मेडिसिन मौजूद होती है, ये केमिकली, मैकेनिकली और माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबल होती है, यानी इसके अंदर कोई माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हो सकती। मैकेनिकली ये सही रहती है, ये नहीं कि अभी कोई टूट फूट का शिकार हो जाएगी या इस तरह का जो है वो केमिकल उसके अंदर कोई चेंज आ जाएगा, एपीआई जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल बाकी डोजेज फॉर्म की निस्बत केमिकली, मैकेनिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली ये स्टेबल रहती है टैबलेट। नेक्स्ट हमारे पास कि ये प्रोवाइड ग्रेटेस्ट ईज ऑफ स्वॉलोइंग विद द लीस्ट टेंडेंसी फॉर हैंग अप अबाव द स्टमक। और दूसरा ये है कि स्वेलो करनी बड़ी आसान है, कि मोस्ट ऑफ टैबलेट नॉर्मल साइज की होती है तो उसको स्वेलो करना बड़ा आसान है और बिल्कुल जो है वो फौरन ही स्टमक के अंदर पहुंच जाती है। और इसके अंदर प्रोडक्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बड़ी ही सिंपल और चीप होती है, यानी कि मिसाल सिरप तो बाहर से पैकिंग उनकी जो है वो सेम होगी, इसका जो है एज कम्पेयर टू दूसरी डोजेज फॉर्म जो टैबलेट को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसके कलर डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट जो है वो उसका साइजेस होती हैं, डिफरेंट बाज़ दफ़ा कट लगे होते हैं, बाज़ दफ़ा ऊपर जो है वो इनग्रेव किए होते हैं चीज़ें। तो एज ए प्रोडक्ट जो है टैबलेट को 2 3 4 5 तरह की टैबलेट है उनको अलग अलग करना ज़्यादा आसान होता है। एक अनपढ़ बंदा जो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी उसको उसकी साइज पे, उसकी शेप पे, उसके कलर की बिना पे अलग अलग कर सकता है। लेकिन अगर एक ही सिरप 3 4 जो है वो सिरप की तो पैकिंग सेम ही होगी, मिसाल दे रहा हूँ आपको सिरप की, तो वो 3 4 सिरप अगर एक इलिटरेट पर्सन को दिए जाए तो वो उसको अलग करना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ ये कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म टैबलेट को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये है कि डोजेज जो है ना, डोज जो मिकदार देनी है हमने पेशेंट को वो बड़ी प्रिसाइज होती है और कंटेंट वेरिएबिलिटी बहुत कम आती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हर जो टैबलेट है वो हम किसी न किसी मोनोग्राफ से बना रहे होंगे, किसी ऑफिशियल बुक में से बना रहे होंगे, तो उसके अंदर उस टैबलेट की एक लिमिट दी होती है कि भाई 530 मिलीग्राम से लेके 500 जो है वो 70 मिलीग्राम के दरमियान आपकी टैबलेट आनी चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ कोई भी टैबलेट, तो वो उसके अंदर ही आती है। तो उस तरह होता क्या है कि डोज प्रिसाइज रहती है। अब सिरप के अंदर अगर थोड़ा सा चम्मच के ऊपर सिरप ज़्यादा आ गया तो वो डोज ज़्यादा अंदर चली जाएगी, थोड़ा सा कम सिरप रह गया वो कम चली जाएगी। तो इस तरह जो है ना वो अगर सही तरह से शेक ना किया सिरप, एलिक्सर, टिंचर, तो उसके अंदर डोजेज का प्रेसिजन थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन टैबलेट के अंदर तो फिक्स है, एक टैबलेट निकालनी है और खा जानी है। तो वो टैबलेट की फॉर्म के अंदर जो है वो डोज की प्रेसिजन बड़ी ही हाई है और जो है वो कंटेंट वेरिएबिलिटी भी बहुत कम आती है, क्योंकि वो बनाने के लेवल पे ही आती है और वहाँ पे रेगुलेशन है, लॉज हैं और प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। तो इसलिए जो है कंटेंट वेरिएबिलिटी, यानी कि ये नहीं कि एक के अंदर 510 होगी और दूसरे के अंदर जो है वो 612 हो जाएगी, ऐसा नहीं। लिमिट के अंदर रह के चलेंगे, वहाँ जब बनाएंगे फैक्ट्री के अंदर तो वो पेशेंट तक जो डोज पहुँचेगी, जो गोली पहुँचेगी, वो कंटेंट वेरिएबिलिटी उसके अंदर ना होने के बराबर होगी एज कम्पेयर टू दूसरी डोजेज फॉर्म सिरप, एलिक्सर है। उसके अंदर मैंने आपको बताया ना, अगर आपने शेक करके नहीं पिया तो वो फिर भी फर्क आ सकता, थोड़ा ज़्यादा ले ले थोड़ा कम ले ले फिर भी फर्क आ जा सकता है कंटेंट का। नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि स्पेशल रिलीज प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। जैसे हम एंटायरी के रिलीज बनाएंगे कि भाई स्टमक के अंदर टैबलेट को कुछ ना हो, इंटेस्टाइन में अंदर जाकर टैबलेट डिजोल्व हो जाए, तो स्टमक की जो एसिडिसिटी उससे हमने टैबलेट को बचा सकते हैं। लेकिन ये सिरप की शक्ल में ऐसा तो नहीं हो सकता, दूसरी डोजेज फॉर्म की शक्ल में ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह डिले रिलीज, इंटेरी को डिले रिलीज भी कहते हैं कि भाई स्टमक के अंदर नहीं होना, आगे जाकर रिलीज हो जाना उसने इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है टैबलेट का, और ये लाइटेस्ट
सबसे हल्का लेकिन सबसे मजबूत कंपैक्ट फॉर्म है, डोजेज फॉर्म है बाकी सारी डोजेज फॉर्म की निस्बत। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है जी कि इजीएस्ट एंड चीपेस्ट पैक एंड शिप, के इसे जो है ना पैक करना भी आसान है, डिफरेंट मशीनरीज अवेलेबल हैं और इसमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में भी नुकसान ज़रा कम होता है और आगे शिपिंग के दौरान भी नुकसान ना होने के बराबर है। डिसएडवांटेज की बात करें तो टैबलेट विद द बिटर टेस्ट, कुछ टैबलेट ऐसी होती है जिनका बिटर टेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव, तो उनके अंदर फिर इनकैप्सुलेशन चाहिए होती है और कोटिंग चाहिए होती है। अगर हम कोटिंग और इनकैप्सुलेशन नहीं कर रहे उन मटेरियल्स की तो उनके लिए फिर टैबलेट नहीं हम बना सकते हैं, फिर हम कैप्सूल की तरफ चले जाते हैं। तो दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो है ना कंप्रेशन रेजिस्ट करती हैं, वो कंप्रेस होती नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना टैबलेट बनाने का सबसे प्राइमरी तरीका क्या है, जो है ना कंप्रेशन के जरिए हमने टैबलेट बनानी है। तो अगर वो पाउडर, उसकी नेचर, उसका फ्लो इस तरह का है कि वो कंप्रेशन नहीं होने देती तो फिर टैबलेट तो नहीं बनेगी ना उसकी। या इसके अलावा उसका जो है वो अमॉर्फस नेचर होती है उसकी, वही फ्लुएंट प्रॉपर्टी, फ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो अगर यानी कि कम है तो ये सारे फीचर मिल के क्या होते हैं कि फिर जो है ना हम उस एपीआई की टैबलेट हम नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो कुछ ऐसे एपीआईज हैं जिनके जो कि पुअर वेटिंग है, स्लो डिसोल्यूशन है, उनकी ऑप्टिमम जो है अब्जॉर्प्शन नहीं मिल पाती हमें, अगर हम ऑरल फॉर्म में लें या टैबलेट फॉर्म में लें तो कंप्लीट बायोअवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती, तो उनके लिए फिर हमें दूसरी डोजेज फॉर्म की तरफ जाना पड़ सकता है। तो ये हमारे पास सिर्फ 3 डिसएडवांटेज हैं कि अगर वो सेंसिटिव है, उसका कोई टेस्ट बिटर है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है तो हम इसको नहीं बनाएंगे। हाँ लेकिन कोटिंग कर सकते हैं अगर कोटिंग होती है तो, लेकिन कोटिंग के चक्कर से बचने के लिए हम कैप्सूल की तरफ चले जाएंगे। अगर वो कंप्रेस ही नहीं हो रहा तो फिर हम टैबलेट को तो हमने कंप्रेशन के जरिए बनाना है, मोल्ड के जरिए बहुत कम बनाते हैं हम। तो उसके अलावा जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ है कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए, नहीं ऐसा हमने जो एपीआई लेना है और एक्सीपिएंट लेने हैं कि वो डिसइंटीग्रेट हो स्टमक के अंदर जाके, डिसइंटीग्रेट हो या इंटेरिक जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर डिसइंटीग्रेट हो पहले, फिर डिजोल्व हो, फिर वो अब्जॉर्ब हो और बायो अवेलेबल हो जाए बॉडी के अंदर। तो अगर ऐसे नहीं, उनकी रिजोल्यूशन स्लो है, ना होने के बराबर है, तो फिर हम उसको कोई और डोजेज फॉर्म बनाएंगे, टैबलेट नहीं बनाएंगे। अब पढ़ते हैं टाइप एंड क्लासेस ऑफ टैबलेट, कितने तरह की टाइप्स हैं और उनकी क्लासेस कौन सी हैं। 4 मेन हमारे पास हैं जी। पहली है ऑरल टैबलेट फॉर इंजेक्शन, टैबलेट यूज इन ऑरल कैविटी के, सिर्फ ऑरल कैविटी के अंदर जो इस्तेमाल होती है। टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, के ऑरल के अलावा कोई और रूट हम इस्तेमाल करें। टैबलेट यूज टू प्रिपेयर द सोल्यूशन, के टैबलेट हमारे पास बनी हुई आ रहे और हमका सोल्यूशन उसका बना के फिर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली देख लेते हैं जी कि ऑरल टैबलेट फॉर इंजेक्शन के अंदर कौन कौन सी मिसालें हैं हमारे पास। पहले कंप्रेस टैबलेट्स है, मल्टी कंप्रेस टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट है, शुगर एंड चॉकलेट कोटेड टैबलेट है, फिल्म कोटेड टैबलेट है, रिपीट एक्शन टैबलेट है, डिले एक्शन टैबलेट है, कंट्रोल रिलीज है। तो ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं, ऑरल टैबलेट फॉर इंजेक्शन के, जो हम ऑरली इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं ऑरली। टैबलेट ऑरल कैविटी के अंदर यानी सिर्फ मुंह माउथ के अंदर ऑरल कैविटी के अंदर जो चीज़ें, जो टैबलेट हम इस्तेमाल करते हैं उसको इंजेस्ट नहीं करते, आगे नहीं लेके जाते, स्टमक तक नहीं लेके जाते, वो है बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट, ट्रोचीदा लोजेंजीज, डेंटल कॉन। ये 3 तरह के टैबलेट हैं जो सिर्फ ऑरल कैविटी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, आगे हम इंजेस्ट नहीं करते। टैबलेट किसी और रूट के जरिए, जैसे इम्प्लांटेशन टैबलेट, कि टैबलेट को इम्प्लांट कर दिया जाए बॉडी के अंदर, तो वो और रूट के जरिए तो नहीं होगा, वो और होगा वेजाइनल के अंदर जो है वो टैबलेट इस्तेमाल की जाए, तो ये भी यानी कि वेजाइनल रूट के थ्रू इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एफरेसेंट टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट और टैबलेट टिचुरेट। ये 4 हमारे पास जो है वो सोल्यूशन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टैबलेट का। तो ये सारी टाइप्स अभी आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ सिर्फ मेन क्लास पढ़ाना आपको मकसद था। पहली है वही क्लास जो है आ गई ऑरल टैबलेट फॉर द इंजेक्शन। पहले हमने पढ़ी कंप्रेस टैबलेट एंड या स्टैंडर्ड कंप्रेस टैबलेट, तो ये आमतौर पे हम इसे स्टैंडर्ड अनकोटेड टैबलेट भी कहते हैं, जो कि कंप्रेशन से बनेगी, वेट ग्रैनुलेशन से, डबल कंपैक्शन या डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से बनेगी। टैबलेट इसका जो तरह की होती है स्टैंडर्ड अनकोटेड टैबलेट, वो हमें क्या देती है, नंबर 1 रैपिड डिसइंटीग्रेशन, यानी फौरन जाकर स्टमक के अंदर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, टूट फूट जाएगी, डिजोल्व होकर ड्रग रिलीज कर देगी और अपना लोकल इफेक्ट भी देगी जीआईटी ट्रैक के अंदर, और अब्जॉर्व होकर ब्लड में जाके सिस्टमेटिक इफेक्ट भी ये टैबलेट देंगी। जिस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करें, अगर लोकल के लिए इस्तेमाल करें तो वो लोकल इफेक्ट देगी, सिस्टमेटिक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सिस्टमेटिक इफेक्ट देगी। दीज आर द वाटर इंसोल्युबल ड्रग दैट इन्वॉल्व, जैसे कि हमारे पास जो वाटर इंसोल्युबल ड्रग हैं, मिसाल एनसेड हैं, एब्जॉर्बेंट हैं,
अब ये जो ड्रग जिनके हम कंप्रेस टैबलेट बनाते हैं, इनके क्या क्या फीचर है? इनका फीचर नंबर है कि ये एक्वस सोलबिलिटी, डिजोल्व फ्रॉम टैबलेट, टैबलेट किसे ये क्या यानी कि जारी बात है, जब एक्वस के अंदर सोलबिलिटी होगी तो वो अंदर जाके डिजोल्व होंगे ना, स्टमक के अंदर जाके या इंटेस्टाइन के अंदर जाके जो है ना वो डिजोल्व होंगे। और डिज़ोल्व होगी जब टैबलेट और यानी कि पहले डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिज़ोल्व होगी और जीआईटी कंटेंट के अंदर, और फिर अब्जॉर्ब होगी बॉडी के अंदर, अब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाएगी, ब्लड के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी के अंदर, जहाँ चाहिए होगी वहाँ जाके सिस्टमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अब दूसरी पढ़ते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, अलग लेयर होगी, दूसरी अलग लेयर होगी, या तीन तरह की लेयर होंगी। तो उस तरह क्या होता है कि उस टैबलेट के अंदर तीनों अलग अलग कलर होते हैं। लेट्स सपोज एक अगर व्हाइट कलर की लेयर है, दूसरी रेड की है, फिर तीसरी की है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहली एक लेयर हम कंप्रेस कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर कंप्रेस कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर हम तीसरी लेयर कंप्रेस कर लेते हैं। इसे कहते हैं लेयर टैबलेट। दूसरा है कंप्रेस्ड कोटेड टैबलेट, कि एक टैबलेट हमने अंदर जो है वो दरमियान में कर जो बना ली छोटी सी टैबलेट, उसके बाद फिर पूरा उसके चारों तरफ और पाउडर डाल के हमने जो है ना वो दोबारा फिर उसे कंप्रेस किया, तो कंप्रेस टैबलेट बनेगी। लेयर के अंदर अलग अलग लेयर नजर आ रही होंगी, लेकिन कंप्रेस टैबलेट के अंदर क्या होगा कि एक टैबलेट दूसरी टैबलेट के अंदर मौजूद होगी, जैसे मैंने साइड पे दिखाया भी आपको कि कोर टैबलेट और बाहर और है दोनों तरह की। यानी कि मिसाल आप बात करते हैं कि लेयर टैबलेट और कंप्रेस कोटेड टैबलेट जो है वो दोनों एट टू कंपोनेंट, इसके अंदर दो कंपोनेंट अलग अलग होंगे, ये तीन भी हो सकते हैं, ये दो लेयर होंगी, ये तीन लेयर की टैबलेट होगी, टैबलेट विद इन टैबलेट। दोनों जो है वो लाइट कंप्रेशन एज ईच कंपोनेंट इज लेट डाउन विद द मेन कंप्रेशन बीइंग फाइनल। वही ना, एक लेयर बनाना ना आपने, एक लेयर कंप्रेस कर ली, फिर ऊपर दूसरी लेयर कंप्रेस कर ली, फिर तीसरी लेयर कंप्रेस कर ली, ये तो लेयर टैबलेट होगी। और कंप्रेस कोटेड के अंदर क्या होगा कि एक हम जो है वो टैबलेट को कंप्रेस कर लेंगे, उसके ऊपर फिर बाकी दूसरा जो है पाउडर लगा के उसको कंप्रेस करेंगे। और अगर हम कोटिंग करना चाह रहे हैं मिसाल, तो कोटिंग भी कर सकते हैं ओवरऑल बाहर से। तो पर्पस ऑफ दीज टैबलेट, इनका मकसद क्या होता है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट का? इसीलिए होता है कि हम जो एपीआई दो तीन मुख्तलिफ एक टाइम पे एपीआई दे रहे हैं वो अलग अलग रह सके, क्योंकि वो फिजिकली या केमिकली इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट होते हैं, इसलिए हम उनको अलग अलग लेयर्स में रखते हैं ताकि वो जो पेशेंट तक पहुंचते हुए या पेशेंट के इस्तेमाल के बाद भी वो ख़राब ना हो, क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होते, इसलिए अलग अलग लेयर बनाते हैं, या पहले अंदर एक टैबलेट फिर ऊपर बाहर से होगा। या दूसरा ये होता है कि टू प्रोड्यूस रिपीट एक्शन और प्रॉन्ग एक्शन, भी एक लेयर डिसॉल्व होगी, वो उसने एक्शन दे दिया, फिर दूसरी दे देगी, फिर तीसरी दे देगी। तो इस तरह प्रॉन्ग और रिपीट एक्शन के लिए भी ये मल्टी कंप्रेस टैबलेट इस्तेमाल होती हैं, और फिजिकल और केमिकली इनकम्पैटिबल टैबलेट्स के लिए भी मल्टी कंप्रेस टैबलेट इस्तेमाल होती हैं। जी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं च्यूएबल टैबलेट। तो च्यूएबल टैबलेट जैसे नाम से जाहिर है कि इसे स्वेलो करने से पहले इसे च्यू करना पड़ेगा, यानी जो ओरल जो कैविटी है, माउथ है, इसके अंदर हम पहले टैबलेट को च्यू करेंगे, चबाएंगे, फिर उसके बाद इसको स्वोलो करेंगे। इसे पूरा यानी कि हम नहीं जस्ट करेंगे। इसका सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? पहला मकसद ये है कि जैसे बच्चे टैबलेट नहीं ले सकते, अगर वो सिंगल कंप्रेस या मल्टी कंप्रेस या कोई भी दूसरी टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट नहीं है, तो वो उसको इंगल्फ नहीं कर सकते, उसको जो है वो इंजेस्ट नहीं कर सकते एज इट इज। तो क्या होता है कि मुंह के अंदर वो चबा लेते हैं और फिर उसको जो है वो आगे निकल लेते हैं। तो इसी तरह बड़ों के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, जो स्वॉलोइंग जैसे बड़ी एज के अंदर। बेसिक मकसद जो है वो यही है कि पेशेंट जो है उसको चबाए और चबा के आगे इंजेस्ट कर ले। मोस्ट कॉमन जो हमारे पास मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं च्यूएबल टैबलेट, वो हैं एस्प्रिन टैबलेट हैं जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है, और एंस8 टैबलेट। जैसे मैंने ये गैविस्कॉन की टैबलेट का आपको मिसाल भी दी। गैविस्कॉन सिरप भी होता है और गैविस्कॉन टैबलेट भी होती हैं, लेकिन इसे हमने पहले च्यू करना है मुंह के अंदर और फिर इंजेस्ट करना होता है आगे। एंटासिड की हम बात कर रहे हैं, तो एंटासिड में आपको जरा एडवांटेज बता देते हैं कि च्यूएबल की तरफ हम क्यों आए। एक तो फायदा ये है ना कि इसे च्यू करके हम इजीली आगे इंजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा ये है कि जो डोज होती है एंटासिड की इज लार्ज, सो दैट टिपिकली एंटासिड टैबलेट में भी डिफिकल्ट टू स्वॉलो। कि एक्चुअली अगर जो ओवरऑल डोज देखी जाए ना एंटासिड की, वो बहुत लार्ज होती है। टैबलेट जरा मोटी अच्छी खासी बन जाती है। जब मोटी वो टैबलेट बनती है वो पूरी पूरी इंजेस्ट नहीं हो सकती, स्वॉलो नहीं हो सकती, तो फिर क्या करते हैं हम इसे च्यूएबल टैबलेट बनाते हैं ताकि उसको पहले च्यू कर लिया जाए और फिर आगे इंजेस्ट कर लिया जाए। और दूसरा ये होता है कि एंटासिड को च्यूएबल टैबलेट बनाने का एक मकसद ये भी होता है, या एक एडवांटेज एक फायदा में ये भी होता है, क्योंकि एंटासिड का जो बेसिक पर्पस एक्टिविटी है वो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, तो वो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर हम पहले च्यू करके हम स्टमक के अंदर जो है वो स्वेलो करेंगे, इंजेस्ट करेंगे,
तो होगा क्या कि वो जाके बेटर रिजल्ट शो करेगी। यानी अगर हम लेट्स सपोज अगर हम च्यूबल टैबलेट नहीं बनाते, उसे वो सिंपल वाली कंप्रेस टैबलेट बना लेते हैं और उसे हम वैसे ही अंदर ले जाते हैं, तो उससे जो है इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू अगर हम च्यूबल टैबलेट बनाएं और मुंह के अंदर पहले च्यू करें, उसे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करें और फिर उसे इंजेस्ट करें। तो इस तरह एंटीएसिड का इफेक्ट जो है वो जाते ही इसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा और अपना जो इफेक्ट देगा। नेक्स्ट ओरल टैबलेट फॉर इंजेक्शन जो पढ़ रहे हैं उसकी तीसरी क्लास है शुगर एंड चॉकलेट कोटेड टैबलेट, के शुगर की कोट कर दी है, चॉकलेट कोट कर दिया। तो हम जो है वो बच्चे मिस्टेकनली भी इस्तेमाल कर, जैसे कैंडी समझ के खा जाते हैं, चॉकलेट समझ के खा जाते हैं, जबकि इसके अंदर तो मेडिसिन होती है। बाहर कोट शुगर का होता है या चॉकलेट का होता है। कोटेड टैबलेट आर नियरली थिंग ऑफ पास्ट, कि ये शुरू शुरू में बनाई जाती थी जब टैबलेट की हिस्ट्री जो है डिस्कवरीज हुई, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा नहीं बनाई जाती, क्योंकि यही चिल्ड्रन के जो मिसहैप हो रहे हैं कि वो इनको गलती से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम इससे को अवॉइड करते हैं। बल्कि दूसरी वजह ये भी है कि हम इससे एडवांस टेक्निक पे पहुंच चुके हैं। इनका रोल क्या होता था उस वक्त जब हम इसे बनाते थे? तो ये था एलिगेंट, ग्रॉसी, इजी टू स्वॉलो टैबलेट डोजे फॉर्म, कि ज़रा चमकदार लेयर जो है ना उसकी बड़ी ऊपर से खूबसूरत टैबलेट बनती थी इससे। और जो है वो स्वेलो करना भी इजी था, कि अगर ऊपर कैंडी मीठा है तो मुंह के अंदर अगर 1-2 मिनट रह भी गया तो मीठा ही है ना, मीठा जायका ही आएगा। चॉकलेट का भी ये नहीं कि अगर चॉकलेट है तो चॉकलेट का भी जायका आएगा। तो स्वेलो करना इसको आसान था और इसकी जो सरफेस है वो बड़ी चमकदार होती थी, तो देखने में भी अच्छी लगती थी। और दूसरा ये भी यानी कि इसका फ़ायदा तब ये होता था कि हम कोर के अंदर कोई और चीज़ डाल देते थे एपीआई, और कोटिंग के दौरान कोटिंग के अंदर कोई और चीज़ इंग्रेडिएंट, यानी 2-2 3-3 इंग्रेडिएंट भी हम कोटिंग टैबलेट के थ्रू हम उस वक्त जो है वो शुगर या चॉकलेट कोटेड के जरिए क्या एक जो है वो मिसाल देता हूँ आपको, एक इंग्रेडिएंट लिया, उसको कोट किया, फिर ऊपर दूसरा इंग्रेडिएंट लगा करके फिर उसको कोट कर लिया। तो इस तरह होता क्या है कि हमें जो है वो इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग रखने में हम कामयाब होते हैं। इसकी मिसाल ले लेते हैं, मल्टीविटामिन हैं, मिनरल कम्बिनेशन के साथ अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करते हैं, यही शुगर और चॉकलेट कोटेड टैबलेट बनाते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहले ये कि टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार प्रोसेस है, एक पहले करो फिर कोट करो फिर ऊपर जी टैबलेट बनाओ फिर कोटिंग करो, इसके कोटिंग अच्छा खासा जो है वो टाइम, कोटिंग एज इट इज़ कोटिंग के प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम लगता है। और फिर जो है वो आपको कोटिंग करने के लिए एक जो है ना वो एक माहिर को जो कोट करने वाला हो वो भी चाहिए होता है। तो अगर आपके इंडस्ट्री के अंदर कोटिंग का मास्टर नहीं मौजूद, जो जिसने उस मशीन को ऑपरेट करना है, उसका फ्लो रेट कंट्रोल करना है, उसको जो है ना वो जब कोटिंग पढ़ाऊंगा मैं तब पूरी आपको मशीन की डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा, तो कैसे कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, किस तरह फ्लो रेट और किस तरह उसको जो है वो जो ऊपर से यानी कि शॉवर से गिर रहा है मटेरियल उसको कैसे कंट्रोल करना है, रोटेट जो टैबलेट ड्रम के अंदर रोटेट हो रही होती है उसको कैसे कितनी स्पीड पे रोटेट करना है, और इवन सरफेस कैसे लेके आनी है, यानी कि सारी की सारी जो टैबलेट एक ही जैसी कोट लगे, ये ना कोई ज़्यादा कोट लगे कोई कम कोट लगे। और तीसरा डिसएडवांटेज हमारे पास ये होता है, ये भी डिसएडवांटेज है ना कि भी एक स्किलफुल बंदा चाहिए हमें इस काम के लिए। तीसरा एडवांटेज हमारे पास ये है कि वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इससे, तो टैबलेट और ज़्यादा मोटी और ज़्यादा भारी हो जाती है। अब हमारे पास फिल्म कोटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो फिल्म कोटिंग जो है अल्टरनेटिव कोटिंग है, अगर जहाँ हम शुगर या जो है ना दूसरी कोटिंग नहीं करना चाह रहे हैं, हम फिल्म कोटिंग कर लेते हैं वहाँ पे। इसके अंदर कंपोनेंट क्या है? प्लास्टिसाइजर, सरफेक्टेंट, पॉलीमर जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलोज, ये सारे पॉलीमर्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अब हम पॉलीमर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? जो पॉलीमर इस्तेमाल कर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी बुनियाद पे जो कोटिंग होगी उसकी प्रॉपर्टी कोटिंग ही होगी, यानी जो कोटिंग की प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करेगी, पॉलीमर की नेचर क्या है। हम इमीडिएट रिलीज टैबलेट भी बना लेते हैं, डिले रिलीज भी बनाते हैं, कंट्रोल रिलीज भी टैबलेट बनाते हैं, लाइट से अगर प्रोटेक्शन करनी हो तो लाइट प्रोटेक्शन कोटिंग भी करते हैं, इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ टैबलेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हम कोटिंग करते हैं। ये सारे के सारे डिफरेंट इफेक्ट कैसे आएंगे कि यानी कि मिसाल एक फिल्म कोटिंग इमीडिएट फॉरन रिलीज करवा रही है, दूसरा डिले रिलीज करवा रही है, फिर कंट्रोल रिलीज करवा रही है। ये सिर्फ हमारे पास पॉलीमर का डिफरेंस है कि डिफरेंट पॉलीमर की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, तो वो जो हमें जिस तरह का इफेक्ट चाहिए होगा हम उस तरह का पॉलीमर इस्तेमाल करके वो कोटिंग करेंगे तो उससे वही फीचर आएगा। एडवांटेज ये क्या है कि ये लिटिल इंक्रीज इन वेट, जिस तरह वहाँ शुगर के अंदर 50% टैबलेट का वेट बढ़ रहा है, यहाँ फिल्म कोटेड के अंदर इतना ज्यादा वेट नहीं बढ़ता, और मैकेनिकली स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा अच्छी होती है दूसरी टैबलेट से या सिंपल कन्वेंशनल टैबलेट से। डिसएडवांटेज की बात करें तो फिजिकली अपीयरेंस जो एक टैबलेट की खूबसूरती है एज कम्पेयर टू शुगर कोटेड या कैंडी कोटेड, चॉकलेट कोटेड, तो इसकी अपीयरेंस जरा डल होती है उनकी निस्बत, उतनी ज्यादा शाइनी टैबलेट नहीं होती।
तो नेक्स्ट आ गया रिपीट एक्शन टैबलेट। रिपीट एक्शन टैबलेट भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे मल्टी कंप्रेस टैबलेट था। हमने क्या किया, मल्टी कंप्रेस टैबलेट के अंदर भी एपी मुख्तलिफ एपीआई डिफरेंट रख दिए, यानी कि और उनको अलग अलग किया। और इसके अंदर क्या है कि एक ही एपीआई है लेकिन उसको मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर हम जो है वो करते हैं, ताकि दोबारा दोबारा एक लेयर खत्म होगी फिर दूसरी फिर तीसरी, तो इस तरह जो है वो रिपीट एक्शन होता रहेगा, रिलीज बार बार होती रहेगी सेम एपीआई की। मल्टी कंप्रेस के अंदर हम मुख्तलिफ चीजें भी ले सकते थे एपीआई, इसके अंदर रिपीट एक्शन हमें चाहिए तो इसके अंदर सेम एपीआई लेंगे। तो हम करते क्या है, कोट टैबलेट, दरमियान में जो टैबलेट होती है उसको हम कोट करते हैं शेल या एंटायरी पॉलीमर से हम करते हैं, ताकि वो स्टमक के अंदर रिलीज ना हो सके कंटेंट। सेकंड डोज होती है उसके ऊपर हम शुगर कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट आ गया डिले रिलीज या इंटेरिक रिलीज। जैसे थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, इंटेरिक रिलीज का मतलब कि जो इंटेस्टाइन में टैबलेट जाकर रिलीज हो, यानी कि हम उसे इंजेस्ट करेंगे, स्वेलो करेंगे, तो वो स्टमक के अंदर उसे कुछ नहीं होगा। जो 2 घंटे के अंदर स्टमक एम्प्टी होगा ऑलमोस्ट फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2 घंटे के बाद वो टैबलेट भी इंटेस्टाइन में एज इट इज पहुंच जाएगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इंटेरिक रिलीज के अंदर। हाँ, इंटेस्टाइन के अंदर जाके वो फिर डिसइंटीग्रेट होगी, डिजोल्व होगी, अब्जॉर्व होगी। तो डिले रिलीज भी हम इसे कह सकते हैं ना, कि स्टमक के अंदर नहीं हुआ, थोड़ी देर ठहर के इंटेस्टाइन के अंदर हुआ, तो डिले रिलीज भी कह सकते हैं इंटेरिक। इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइमरी हमारे पास जो है मिक्स्ड एस्टर फंक्शनली सिंथेटिक और मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वही पॉलीमर की बेस पे हम जो है कोटिंग कर रहे हैं, वो पॉलीमर जो है वो एसिड सेंसिटिव नहीं होता, तो इसलिए स्टमक के अंदर जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती टैबलेट, आगे जाके जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाती है। पर्पस इसका क्या होता है कि थेराप्यूटिक सेफ्टी और मेडिकल रीजन, यानी कि अगर कुछ एपीआई ऐसे हैं अगर वो स्टमक के अंदर डिजोल्व हो तो स्टमक के अंदर इरिटेशन काज करते हैं, वो एसिडी काज कर सकते हैं, या वो एपीआई क्या करते हैं, खुद एपीआई अगर एसिडिक कंडीशन में आए तो वो तबाह हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसे एपीआई जो एसिड सेंसिटिव है, तो फिर हम उसका इंटेरिक कोटिंग बनाएंगे कि भाई उस स्टमक के अंदर रिलीज ही ना हो, वो इंटेरिक के अंदर जाकर रिलीज हो जाए। तो थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं। और या इरिटेटिंग हो कि स्टमक को वो इरिटेट करे, तो हम वो स्टमक के अंदर रिलीज ही नहीं होने देते। जैसे हम इंटेरिक कोटेड एस्प्रीन अगर बनी हो तो वो लेस इरिटेटिंग एज नॉन, सिंपल एस्प्रीन ले रहे हैं और एक बंदा सिंपल एस्प्रीन की टैबलेट ले रहा है, दूसरा इंटेरिक कोटेड एस्प्रीन की ले रहा है, तो जो इंटेरिक कोटेड ले रहा है उसके अंदर जो है वो स्टमक में इरिटेशन नहीं होगी। ये क्या होता है कि इसका एक फायदा क्या है कि भाई स्टमक के अंदर तो कुछ रिलीज नहीं हो रहा, लिहाजा अनडिल्यूटेडली, यानी जैसे टैबलेट थी एज इट इज वैसे इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है और वहां पे हाई कंसंट्रेशन रिलीज कर देती है इंटेस्टाइन के अंदर। ये जैसे मैंने मिसाल दी आपको, मेप्राजोल डिले रिलीज टैबलेट 20 मिलीग्राम एस्टर रिड्यूसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंट्रोल रिलीज टैबलेट, कि कुछ ऐसे होते हैं कि हमें केमिकल्स को कंट्रोल रिलीज करना पड़ता है, कि यानी कि मिसाल आहिस्ता 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 उसकी मिकदार जो है वो हमने रिलीज़ करवानी होती है, एक ही दम से जो है ना वो मिकदार नहीं देनी होती। तो अगर हम थोड़ा सा टच करें बायोफार्मास्यूटिक्स को, तो बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर हम जाके जो है ना इनको ज़्यादा डिटेल के अंदर और जो है ना वो टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर जाकर पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट आप यही समझ लें। कंट्रोल रिलीज़ के अंदर क्या होता है कि हमने जो है ना उसकी रिलीज़ को कंट्रोल किया हुआ पॉलीमर के इस्तेमाल से ही, कि हमने ऐसे पॉलीमर इस्तेमाल किए हैं कि उसकी जितनी डिज़ायर्ड डोज है ना उतनी वो रिलीज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और एक लंबे अरसे तक भी हम रिलीज़ यानी प्रलॉन्ग रिलीज़ भी करवा सकते हैं। अगर लंबे अरसे तक करवा रहे हो उसे हम प्रलॉन्ग रिलीज़ करवा कह देंगे। लेकिन ये है कि अगर हम जो है वो उसको फ़ौरन नहीं सारी ड्रग रिलीज़ करवा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करवा रहे हैं, उसे हम कंट्रोल रिलीज़ कह देंगे। तो ऑफर लोएस्ट कॉस्ट अप्रोच टू सस्टेन एंड कंट्रोल द रिलीज सॉलिड डोजेज फॉर्म, इट प्रोवाइड मीटर पार्टिकल एम्प्टिंग फ्रॉम द स्टमक, इट प्रोवाइड यूटिलाइजेशन ऑफ द मल्टीपल कोटिंग कर लेते हैं, देयर बाय परमिटिंग द इमीडिएट रिलीज फ्रैक्शन बाय द सस्टेनिंग फ्रैक्शन। यानी हम इसे बाद वही होता है हम एक पॉलीमर के जरिए भी कंट्रोल करवा लेते हैं, और दूसरा ये है कि हम इसकी कोटिंग करते हैं। बाहर वाली कोटिंग ऐसी होती है जो इमीडिएट रिलीज करवाती है, फौरन ड्रग रिलीज होती है, और अंदर वाली फिर दूसरी कोटिंग जो है ना वो ज़्यादा देर के बाद रिलीज होती है, फिर डिले रिलीज होती है। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कोटिंग हम इस तरह से करते हैं पूरी टैबलेट के अंदर मुख्तलिफ पॉलीमर इस्तेमाल करते हुए, कि वो स्लो एंड स्टडी रिलीज होती रहती है ड्रग। जैसे ये हमारे पास देखें जी, एक सील है, फिर दूसरी आगे एक कोटिंग है, दूसरी कोटिंग है, फिर तीसरी कोटिंग, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ड्रग रिलीज होती चली जाएंगी। फिर आगे जी हमारे पास नेक्स्ट क्लास आ गई टैबलेट यूज इन ऑरल कैविटी, जो कि सिर्फ ऑरल कैविटी के अंदर इस्तेमाल हो जानी। उसमें हमने पहली बात पढ़ी थी बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट। ये जो है वो हम क्या करना है, हम इसको माउथ के अंदर ही रखना है, अपने ऑरल कैविटी के अंदर रखना है, और वहीं पे ये ड्रग कंटेंट रिलीज होगी और ऑरल मिकोजा के जरिए, माउथ के मिकोजा के जरिए ही अब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे ये मैं साइड पे आपको दिखाया भी है, स्मॉल इन साइज होती है, फ्लैट इन शेप होती है। हम इसको रखते क्या है, चिक और टीथ के दरमियान में हम इसे रखते हैं, या जबान के नीचे भी हम इसे बाज दफ़ा, जैसे अगर जबान के नीचे रखेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा सबलिंगुअल, और अगर हम साइड पे रख रहे हैं चिक और टीथ के दरमियान तो वो बक्कल
टैबलेट करो जो है ना उसे कहेंगे। तो ये मैं आपको बक्कल टैबलेट दिखा रहा हूँ, जो दांत और उसके चिक के दरमियान रखी गई है, ज़बान के नीचे हो तो वो सब लिंगुअल टैबलेट कहलाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि फर्स्ट पास मैकेनिज्म अवॉइड करती है। फर्स्ट पास मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर हम कोई टैबलेट स्टमक के थ्रू ले रहे हैं ना, तो वो स्टमक के थ्रू जितनी भी ड्रग अब्जॉर्व होगी या इंटेस्टाइन के जरिए, यानी जीआईटी ट्रैक की अगर बात करेंगे, हम कोई भी जो है जीआईटी ट्रैक के जरिए टैबलेट ले रहे हैं, वो इंटेरिक हो या वो स्टमक हो, तो वो दोनों क्या होगी, वो जैसे ही ब्लड में अब्जॉर्व होंगी तो वो ब्लड लीवर के अंदर से गुजर के जाएगा। तो क्या होगा, शुरू के अंदर ही कुछ ना कुछ उसकी जो है डोज वो कम हो जाएगी, मिकदार कम हो जाती है। इसे कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, कि पहली दफ़ा जब वो लीवर में से गुजरती है अब्जॉर्व होने के बाद तो उसकी डोज कम हो जाती है। लेकिन यहाँ तो उसे कहीं लीवर में से नहीं गुजरना, हमारे जो है वो ज़बान के नीचे से डायरेक्ट ब्लड के अंदर चला जाना है, या जो है ना वो क्या कहते हैं चिक और टीथ के दरमियान रखा है, या जब मिकोजा के जरिए अब्जॉर्व हो जाना है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट से टैबलेट इस तरह जो है ना बच जाती हैं, और इसलिए हम इसकी थोड़ी सी कम डोज रखते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी हम कन्वेंशनल टैबलेट स्टमक या इंटेस्टाइन के लिए बनाते हैं, उनमें डोज ज़्यादा होती है फर्स्ट पास इफेक्ट, ताकि अगर आए भी जो डोज लीवर में डिसइंटीग्रेट होनी है उसके बाद भी बाकी अच्छी खासी डोज बच जाए। एडवांटेज क्या है जी, पहले ये कि हर वो टैबलेट ये गैस्ट्रिक पीएच से खराब हो जाती है, ड्रग एसिडिक सेंसिटिव है, तो हम उसके लिए फिर बक्कल या सबलिंगुअल ही बनाएंगे। स्टीरॉयड और हार्मोन मोस्टली हम बक्कल या सबलिंगुअल ही बनाते हैं, या मैंने सबलिंगुअल भी आपको दिखा दिया ज़बान के नीचे रखने में। और इनका ऑनसेट बड़ी जल्दी है कि फ़ौरन तो आपने अब्जॉर्व हो जाना है, यानी स्टमक के अंदर तो अच्छा खासा टाइम लगता है, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं अब्जॉर्व होते हुए, डिसइंटीग्रेट, डिजोल्व, फिर अब्जॉर्व, यहाँ जो है फ़ौरन ही जो है वो डिजोल्व होना और फ़ौरन ही जो है ना क्या कहते हैं ब्लड में चला जाना, और एक्शन फॉरन रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये जल्दी जल्दी बहुत तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमने स्वेलो करके स्टमक के अंदर लेके जानी होती है। फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, वो मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट पास इफेक्ट सिर्फ उनका होगा जो हम स्टमक के अंदर हम भेजेंगे दवाई या इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ से जब अब्जॉर्व होगी तो फिर लीवर के अंदर से गुजर के जाना पड़ेगा। जैसे लीवर के अंदर से गुजरेगी तो कुछ ना कुछ ड्रग डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, लेकिन ये तो सिंपल ब्लड के अंदर जा रही है और फिर वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फॉर सस्टेन ड्रग, कुछ ड्रग ऐसी हैं जैसे मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, वो नोजिया प्रोडक्शन कर देते हैं अगर हम उसे कन्वेंशनल टैबलेट बना के स्टमक के अंदर भेजें। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम फिर मिथाइल टेस्टोस्टेरोन को नोजिया के उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम उसे बक्कल या सबलिंगुअल टैबलेट बना लेते हैं। उसकी एक प्रिकॉशन है, वो ये है कि हमने जो इंग्रेडिएंट लेने हैं, यानी एक तो एपीआई लेना है, उसके साथ एक्सीपिएंट भी तो लेंगे ना पूरी टैबलेट बनाने के लिए बक्कल और सबलिंगुअल, उसके अंदर हमने कोई ऐसा एक्सीपिएंट नहीं लेना जो सलाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा दे। अगर सलाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो सारा डिजोल्व हो रहा है माउथ के अंदर बक्कल या सबलिंगुअल, वो तो आगे हमें यानी कि सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमें आगे निकल जो है ना ले जाना पड़ेगा सलाइवा को भी, तो उससे क्या होगा, ड्रग भी आगे चली जाएगी। तो इसलिए हम जब ड्रग को डिसाइड कर रहे होते हैं, इनके एक्सीपिएंट और एपीआई को डिसाइड कर रहे होते हैं, तो हम इनके ऐसे एक्सीपिएंट लेते हैं जो सलाइवा को ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें या सलाइवा की प्रोडक्शन पे असरअंदाज ना हो रहे हो, ताकि सलाइवा अगर कम बनेगा तो वो मुंह के अंदर ही रहेगा, सारी की सारी दवाई मुंह के अंदर ही थ्रो जो है बक्कल मिकोजा के जरिए ही, ओरल मिकोजा के जरिए अब्जॉर्व हो जाएगी, ब्लड में पहुंच जाएगी। और दूसरा इसकी प्रिकॉशन ये होती है कि ये टैबलेट जब डिज़ाइन की जा रही है तो डिसइंटीग्रेट नहीं होती हमारे मुंह के अंदर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी यकदम से। एक्चुअली इसने आहिस्ता 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 डिजोल्व होते रहना होता है, थोड़ा थोड़ा टूट के डिजोल्व होते रहना, और 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे का पूरा जो है अब्जॉर्व हो जाता है हमारे ओरल मिकोजा के थ्रू। पच्चीज एंड लोजेंजिस ओरल कैविटी के में इस्तेमाल होते हैं। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लोजेंजिस को सिर्फ ओरल कैविटी के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें लोकल इफेक्ट चाहिए होता है। जैसे माउथ के अंदर इनका इफेक्ट होगा या थ्रोट गले के अंदर इनका इफेक्ट होगा, तो मुंह के अंदर ही रखते हैं और उसको हम जैसे स्टेप्सिल की गोलियां तो उसको चूसते रहते हैं, तो वो यानी कि गले और आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि गले के अंदर जो इरिटेशन हो रही होती है वो नहीं हो पाती। अगर मिसाल दूं स्टेप्सिल की गोली अगर हम खा जाएं, जैसे सादा पैनाडोल की गोली खाते हैं, तो उसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना, इसलिए हम इसे ओरल कैविटी के अंदर रखते हैं और यहीं पे इस्तेमाल करते हैं। पर्पस क्या होता है कि वही जो नॉर्मल गला खराब हो रहा है या खांसी आ रही है बार बार, तो हम ये जैसे थोड़ा थोड़ा चूसते रहेंगे गोलियों को, लोजेंजिस को, तो हमारे गले में इरिटेशन नहीं होगी, खारिश नहीं होगी, तो खांसी नहीं आएगी बार बार। इसके अंदर होता क्या है कि मिसाल के तौर पर इन टैबलेट के अंदर हम बाज़ दफ़ा लोकल एनेस्थेटिक इस्तेमाल करते हैं, सम के अंदर जो है वो एंटीसेप्टिक
एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी ट्रेचेस और लोजेंजेस बना लेते हैं। डिमल्सेंट, एस्ट्रिंजेंट और एंटीटसिव जो खांसी के लिए हैं वो भी हम API इसके अंदर बना सकते हैं। तो यानी कि ये सिर्फ खांसी को रोकने के लिए नहीं बल्कि एस्ट्रिंजेंट, एंटीबैक्टीरियल एक्शन और एंटीसेप्टिक, लोकल एनेस्थेटिक के लिए भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन स्ट्रेप्सिल की मैंने मिसाल आपको इसलिए दी ताकि आपको समझ आ सके कि ओरल कैविटी के अंदर हम इसे लोकली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बनती कैसे कैसे हैं? दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ ड्रग इनकॉर्पोरेटेड इन द फ्लेवर्ड हार्ड कैंडी शुगर बेस। लोजेंजेस की बात करें तो बनती कैसे हैं जी? सिंपल अगर एक लाइन में हम कहना चाहें, हम ये हार्ड शुगर कैंडी यानी शुगर बेस हार्ड कैंडी बना रहे होते हैं, फ्लेवर होता है उसमें। आगे लोजेंजेस की बात करें तो हम इसे कंप्रेशन के जरिए बनाते हैं, फ्यूजन एंड बाय द कैंडी मोल्डिंग प्रोसेस, यानी या तो हम इसे कंप्रेस करके बना रहे होंगे या हम क्या करेंगे, हम इसे सारे मटेरियल को फ्यूज करेंगे और कैंडी मोल्ड यानी कि मोल्डिंग के थ्रू हम जो टैबलेट बनाएंगे उसकी एक एग्जांपल लोजेंजेस भी है कि मोल्ड बने होंगे, सांचे बने होंगे, उसके अंदर हम फ्यूज जो मटेरियल ये लिक्विड की शक्ल में मौजूद होगा वहाँ डाल देंगे, वहाँ उसके अंदर कूल हो जाएगा और टैबलेट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ट्रोचिस की अगर बात करें तो वो कंप्रेशन से ही बनते हैं और ट्रोचिस जो हैं वो दीज टैबलेट आर डिजाइन टू डिसॉल्व नॉट टू डिसइंटीग्रेट, के डिसइंटीग्रेट नहीं होता ये जो है माउथ के अंदर, बल्कि ऐसा ऐसा डिसॉल्व होता रहता है और जो है 30 मिनट या उससे कम के अंदर सारा डिसॉल्व होकर इसने अब्जॉर्व होना होता है। तो ट्रोचिस की वो मैंने सबसे ऊपर मिसाल दी हुई है क्लोट्रिमाजोल। ट्रोचिस जो है वो सिंपल कंप्रेशन से बननी है और लोजेंजेस किससे बननी है? कैंडीज की शक्ल में मोल्डिंग का प्रोसेस इस्तेमाल कर लो कि मोल्ड बने होंगे उसके अंदर हम फ्यूज लिक्विड डाल देंगे और वो फिर बेचारे जम जाएंगे और कैंडी बन जाएंगी, लोजेंजेस कहेंगे इसे। नेक्स्ट हमारे पास ओरल कैविटी में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है जी डेंटल कॉन। नाम से जाहिर है डेंटल मतलब दांत की जगह ये इस्तेमाल होनी है, जहाँ दांत निकालेंगे वहां इसको रखना होता है हमने। अच्छा पढ़ते हैं जी, ये माइनर किस्म की टैबलेट है, बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल होती है, बहुत कम बनती हैं। इसको डिजाइन इसीलिए किया गया है कि जहां हम दांत वगैरह निकालवा देते हैं ना किसी वजह से, तो वो जगह खाली हो जाती है तो वहां इसको रखते हैं। अब वहां रखने का पर्पस क्या? पर्पस पढ़ लेते हैं। नंबर एक तो उस जगह पे जरासीम इकट्ठे होकर इन्फेक्शन होने की वजह बनती है, तो क्या होता है कि इसके अंदर स्लो रिलीजिंग एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते रहते हैं और वहां बैक्टीरियल की ग्रोथ नहीं होने देते। दूसरा टू रिड्यूस द ब्लीडिंग, वहां से खून निकल रहा होता है, इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट और कोएगुलेंट मौजूद होते हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो ये ऐसी टैबलेट है जहां से हम दांत निकलवाते हैं, किसी वजह से खराब हो गया, कीड़ा लग गया, जो है वो टूट गया, तो हम दांत निकलवा देते हैं और उसके अंदर फिर 1 2 4 दिन 5 दिन तक डेंटल कॉन हम टैबलेट, ये टैबलेट होती है बनी हुई, इसको अंदर हम रखते हैं। साथ में मैंने दिखाया भी हुआ, तो पर्पस मैंने आपको पढ़ा दिए कि वहाँ ना बैक्टीरियल ग्रोथ होने देगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा, रेशा नहीं पड़ने देगी, और नंबर 2 जो है ना वो वहाँ से ब्लीडिंग का जो है वो खून निकल रहा होता है उसको रोकते हैं। इसका व्हीकल कौन कौन सा, यानी कि जो डेंटल कॉन के अंदर हमने मटेरियल इस्तेमाल करना है वो कौन कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, अमाइनो एसिड है। इसके अलावा तो ये हमारे पास एज ए व्हीकल है, यानी कि इसके अंदर और भी चीजें हम मिला के डेंटल कॉन बनाते हैं। प्रिकॉशन क्या है जी? टैबलेट शुड नॉट फॉर्मुलेट विद इन कंपोनेंट दैट माइट प्रोवाइड मीडिया फॉर बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन, के इस टैबलेट को भी चूज करते हुए इसके जो API के अलावा जो हम एक्सिपिएंट बनाया जो होंगे ना उसको इस हवाले से चूज करना है कि कोई भी ऐसा ना हो जो बैक्टीरियल के लिए मीडिया के तौर पे काम करे, यानी अगर बैक्टीरिया को मीडिया मिल गया तो वहां तो ग्रोथ हो जाएगी, तो हमारा बेसिक मकसद ये है कि वहां बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे। ऐसे जो API के साथ साथ ऐसे एक्सिपिएंट लेंगे टैबलेट बनाते हुए जिससे जो है ना वो बैक्टीरिया के लिए कोई भी मीडिया के तौर पे वो काम ना करे बल्कि अपना जो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट वो प्रोड्यूस करे। तो होता क्या है, ये 20 से 40 मिनट के अंदर जो है ना सारी टैबलेट डिसॉल्व हो जाती है और वहीं अब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ एंटीबैक्टीरियल और कोएगुलेंट इफेक्ट देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गए तीसरी क्लास, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, कि ओरल रूट के अलावा हम कोई ओरल ना ओरल कैविटी ना ओरल रूट, यानी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था इम्प्लांटेशन टैबलेट। इम्प्लांट का मतलब आपको लफ्ज से जाहिर है, इम्प्लांट का मतलब ये है कि किसी जगह इम्प्लांट कर देना, किसी जगह रख देना, प्लेस कर देना। तो ये टैबलेट इस तरह डिजाइन की जाती है कि सबकोटेनियस इन स्किन के अंदर जो है वो इसको हम इम्प्लांट कर देते हैं सबकोटेनियस पे। जानवरों के अंदर भी और इंसानों के अंदर भी इस्तेमाल होती है, ये साथ में दिखाई गई है। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि ये अंदर टैबलेट रहती है और कॉन्स्टेंट ड्रग रिलीज करती रहती है। यानी एक मिसाल देता हूँ आपको कि अगर कन्वेंशनल टैबलेट ओरल यूज हम कर रहे हैं, कोई सादा जो ओरल डोज यानी कि हम ओरली इस्तेमाल कर रहे हैं टैबलेट को, वो तो हमें रोज लेने पड़ेगा, दिन में 1 दफा, दिन में 2 दफा, 3 दफा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसकी जगह पे इम्प्लांट टैबलेट इस्तेमाल करें तो वो हो सकता है हमें 15 दिन के बाद लेनी पड़े, वो 15 दिन की इकट्ठी डोज उसके अंदर मौजूद है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करती रहेगी, हमारे ब्लड
ब्लड में अब्जॉर्ब होती रहेगी सबकोटिनियस के में, यानी रिलीज होती रहेगी और आगे ब्लड में अब्जॉर्ब होकर वो हमें डोज मिलती रहेगी। तो कांस्टेंट ड्रग रिलीज रेट अगर अचीव करना हो तो हमें इम्प्लांट टैबलेट से भी अचीव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ये है कि यूजुअली स्मॉल सिलेंडर शेप होता है और जो है ना वो 8 मिलीमीटर की लेंथ से बड़ा नहीं होता जी। तो इम्प्लांटेशन टैबलेट का हम सेफ्टी प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। सेफ्टी प्रॉब्लम यही है कि इसमें सर्जिकल प्रोसीजर होना है, तो सर्जिकल टेक्निक्स चाहिए होंगी हमें टैबलेट को जो है ना एडमिनिस्टर करने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट है कि इसके अंदर हम डिसकंटिन्यूस नहीं कर सकते। मिसाल अगर हम कोई टैबलेट ऑरली ले रहे हैं तो हम वो अगर हमें नहीं चाहिए तो हमने सुबह ली थी शाम में नहीं लेंगे। अगर 2 टाइम लेनी थी एक टैबलेट जो ऑरली इस्तेमाल हो रही है, स्टमक के अंदर जा रही है टैबलेट, तो हमने सुबह ली है, डिसकंटिन्यू करनी है, हम शाम में नहीं लेंगे, फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर डिसकंटिन्यू का ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ये हम इम्प्लांट कर देते हैं और ये वहाँ इम्प्लांट रहती है और कांस्टेंट रिलीज देती रहती है। तो डिसकंटिन्यूटी थेरेपी का जो है बड़ा इशू होता है इसके अंदर। इसीलिए फिर जो है बाज़ दफ़ा जो है वो वहाँ इम्प्लांट कर रहे हैं, हम बॉडी को सारी बात छेड़ रहे हैं, तो टिश्यू टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम भी बाज़ दफ़ा आ जाता है। सर्जिकल प्रॉब्लम इसके अंदर, सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व है तो टिश्यू टॉक्सिसिटी का भी इशू आता है। मेथड क्या है जी? इसके अंदर एक स्पेशल इंजेक्टर होता है जो कि जिसके पास एक जो है वो होलो नीडल होती है और प्लंजर होता है और जो इस रोड शेप टैबलेट को इंजेक्ट कर देता है हमारी बॉडी के अंदर अगर हमने लगवानी है टैबलेट। तो जैसे मिसाल हमारे पास अगर फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं जो मोटे ताजे में जानवर चाहिए तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन हम इन्हीं इम्प्लांट टैबलेट के थ्रू देते हैं। और दूसरा, अब हम जानवर के अंदर लगा रहे हैं और वो फूड प्रोड्यूसिंग है, वो तो हमने खाने भी हैं, तो हम किस तरह हर जगह पे लगा देंगे? नहीं, हम ये जो टैबलेट इम्प्लांट करेंगे वो ऐसी जगह पे करेंगे जो हिस्सा खाने में इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कान, तो कान के अंदर हम जानवर के लगाएंगे, वहाँ ये अगर बाद में उसको जो है ना वो यूज़ भी करना होगा एनिमल को फूड पर के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, और वहाँ से इजीली कान के अंदर से रिलीज भी होती रहती है मेडिसिन और पूरी बॉडी तक पहुँचती रहती है। नेक्स्ट जो है दूसरा हमारे पास है कि जो ओरल रूट के अलावा कौन सा रूट है टैबलेट इस्तेमाल, वो है वेजाइनल टैबलेट, यानी वेजाइनल रूट है। वो इस तरह डिज़ाइन किया गया कि वहाँ जाके ऐसे स्लोली रिलीज होती रहती है वेजाइनल के अंदर और ड्रग को रिलीज करती रहती है वेजाइनल कैविटी के अंदर। अब वहाँ ये क्या क्या काम कर सकती है? एंटी बैक्टीरियल एजेंट हम जो उसकी वेजाइनल टैबलेट बना सकते हैं, एंटीसेप्टिक है, एंटी एस्ट्रिंजेंट है ताकि वेजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके। और इसके अलावा स्टीरॉइड्स को सिस्टमेटिक अब्जॉर्व करवाने हो तो यहाँ भी वेजाइनल के अंदर क्या होगा कि जब टैबलेट डिजोल्व होकर अब्जॉर्व हो जाएगी तो वो सिस्टम के अंदर चलेगी, ब्लड पूरे बॉडी के अंदर फैल जाएगा। तो स्टीरॉइड थ्रो वेजाइनल टैबलेट भी हम दे सकते हैं। वेजाइनल टैबलेट हम बनाते हैं वेजाइनल की पीएच के रिलेटेड, यानी फिजियोलॉजी के पीएच के रिलेटेड, ताकि वहाँ जाके टैबलेट डिजोल्व होकर रिलीज हो और पूरी बॉडी तक पहुँच जाए अगर सिस्टमेटिक इफेक्ट चाहिए। नहीं तो अगर लोकल चाहिए वेजाइनल के अंदर चाहिए तो वहाँ तो फिर ड्रग रिलीज हो जाएगी, लोकली इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। व्हीकल कौन सा इस्तेमाल होता है? इसके अंदर भी व्हीकल वैसा ही है जैसा हम बक्कल और सब लिंगुअल टैबलेट के अंदर हम जैसे एपीआईज के अलावा जो एक्सीपिएंट हम इस्तेमाल कर रहे थे ना बक्कल और सब लिंगुअल के अंदर, जो स्लो रिलीज करवाएं, इसके अंदर भी हम वही व्हीकल इस्तेमाल करेंगे ताकि स्लो रिलीज होता रहे और लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करें। तो प्रिकॉशन ये है कि इस टैबलेट के साथ हमें जो है ना कंपनी की तरफ से प्लास्टिक ट्यूब इंजेक्टर दिया जाता है या प्लास्टिक ट्यूब इंसर्टर आप कह लें। तो वो क्या होता है कि उसके ज़रिए हम टैबलेट को एग्जैक्ट उसकी जो अपर रीजन है वेजाइनल ट्रैक का वहाँ तक डिलीवर करते हैं उस इंसर्टर के साथ। मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले या फार्मेसी पे काम करने वालों या जो डॉक्टर लिख के दे रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो इसका यूज़ भी पेशेंट को बताएं कि भाई ये टैबलेट है, ये साथ में प्लास्टिक ट्यूब इंसर्टर है, इसको इस तरह इंसर्ट करना है और इसको मुकम्मल प्रॉपर जगह पे पहुंचाना है। तो ये प्रिकॉशन थी इस टैबलेट की जी। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास थी कि टैबलेट यूज टू प्रिपेयर आ सोल्यूशन बनाने के लिए कौन कौन से टैबलेट इस्तेमाल हो सकती हैं। पहला हमारे पास है जी, यानी हम जो है ना वो बना के टैबलेट भेजते हैं पेशेंट के पास, लेकिन वो उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करता है फिर इस्तेमाल करता है। पहली मिसाल है हमारे पास एफरेसेंट टैबलेट। एफरेसेंट नाम से ज़ाहिर है कि जो यानी कि जब हम इसे वाटर से इन कांटेक्ट करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो है ना बुलबुले निकलेंगे और उससे क्या होगा कि ड्रग पूरी डिसॉल्व हो जाएगी सोल्यूशन के अंदर, व्हीकल के अंदर, पानी के अंदर। पर्पस क्या है? दीज ड्रग आर डिजाइन टू प्रोड्यूस सोल्यूशन रैपिडली विद स्टिमुलेट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। के इसके अंदर हम ऐसी चीज़ें डालते हैं कि जो मिल के जब पानी के अंदर गोली डालते हैं तो जो एक्सिपिएंट मौजूद हैं वो आपस में मिल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस बनती है तो सारी जो एपीआई है वो पूरा ऊपर से नीचे तक मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर। बनाते कैसे हैं ये? हम आमतौर पर कंप्रेशन के जरिए बनाते हैं। एपीआई के साथ हम जो है ना वो और चीज़ें डालते हैं जैसे
सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये 3 चीज़ें लाजमी डालते हैं, जिसके मिलने जब वाटर कंटेंट इनके साथ मिलता है, वाटर मिलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जब हम जो है ना वो व्हेन अ टैबलेट इज ड्रॉप इनटू ग्लास ऑफ वाटर, जब हम ग्लास ऑफ वाटर के अंदर टैबलेट को जो है ना फेंकते हैं, एफरेसेंट टैबलेट अगर वो है, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके थ्रू क्या होता है, एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है और सोडियम साल्ट बन जाता है एसिड का, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और इस तरह ये रिएक्शन बड़ा ही रैपिड होता है और 1 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाता है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और सारी की सारी जो मेडिसिन एक टैबलेट के अंदर थी, एपीआई थी, वो सारी पूरे सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाती है, सोल्यूशन बन जाता है टैबलेट का। तो बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें टेस्ट भी फील नहीं होता जब हम इसे पीते हैं, और रैपिड एक्शन ऑफ ड्रग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सारी जो है सलाइन कैथार्टिक हैं जो कि हमारे पास इसी तरह प्रिपेयर की जा रही हैं, एफरेसेंट मिक्सचर या पाउडर की शक्ल के अंदर हम बनाते हैं, और जैसे एस्पिरिन है उसके अंदर भी हम एफरेसेंट टैबलेट बनाते हैं। एडवांटेज क्या है इसके कि एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन जो है ना वो हमें प्रोवाइड करती है एक्यूरेट ड्रग डोज, यानी एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम टैबलेट हमारे पास आती है, हम पानी में डालते हैं और उसको सोल्यूशन बना लेते हैं, तो ये क्या होगा, एक तरह की छोटा सा एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन होगी ना, सोल्यूशन तो हम ही बना रहे हैं, खुद एक्सटेम्पोरेनियस को कहेंगे तो, लेकिन बन एक्सटेम्पोरेनियस रही है, लेकिन है इसमें एक्यूरेट डोज। क्यों? क्योंकि डोज किस पे डिपेंड कर रही है, टैबलेट पे डिपेंड कर रही है जो कि पीछे फैक्ट्री से बन के आई हुई है। तो इसी तरह अगर एस्पिरिन के केस की बात करें तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड द वॉल्यूम आर एडिक्वेटली इनफ टू राइज द गैस्ट्रिक कंटेंट टू न्यूट्रल एंड नियरली न्यूट्रल पीएच। एस्पिरिन इस तरह जो है वो एफरेसेंट टैबलेट की शक्ल में अगर हम एस्पिरिन इस्तेमाल करें तो वो जो है ना कम इरिटेटिंग होती है गैस्ट्रिक मिकोजा को एज कम्पेयर अगर हम उसकी सिंपल कन्वेंशन टैबलेट बना लें। डिसएडवांटेज ये क्या है कि इसकी यूटिलाइजेशन बड़ी लिमिटेड है, बहुत सारे केमिकल से हम एफरेसेंट टैबलेट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि केमिकल स्टेबिलिटी का इशू है, हर टैबलेट हर जो एपीआई उसका एफरेसेंट टैबलेट नहीं बन सकती, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि एफरेसेंट टैबलेट को बहुत ही ज्यादा अच्छी पैकिंग की जरूरत होती है, क्योंकि हवा के अंदर भी तो मॉइस्चर मौजूद है, तो वहां से भी नमी ले सकता है, तो हमें हवा से ही बाकी टैबलेट को भी बचाना होता है, लेकिन इसे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। एफरेसेंट टैबलेट जो है वो हम पैक करते हैं हर्मेटिक टाइप फॉइल पाउचेज के अंदर, और फिर उसका स्टैक लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर टैबलेट को जोड़ते हैं और सिलेंडर ट्यूब के अंदर हम पैक कर देते हैं। मिसाल दूं कैसे, जैसे CAC 1000 जो आपने कैल्शियम की टैबलेट देखी होंगी, तो वो हर टैबलेट अलग फॉइल के अंदर होती है और फिर 10-15 टैबलेट एक पूरी प्लास्टिक की बोतल में होती हैं। तो उसका वजह क्या है कि यही वजह है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसको उससे उसका कांटेक्ट ना हो सके, उसको बचाने के लिए। तो ये स्पेशल पैकेजिंग इसकी आपने याद रखनी है। हर्मेटिक टाइप फॉइल पॉचेज बनाते हैं पहले हम उसकी, और फिर उसका स्टैक लगा के एक सिलेंडर ट्यूब के अंदर हम पैक कर देते हैं। दूसरी उसकी टाइप पढ़ते हैं डिस्पेंसिंग टैबलेट। डिस्पेंसिंग टैबलेट नाम से जाहिर है, डिस्पेंसिंग यानी कि ये डिस्पेंसिंग के काम के लिए इस्तेमाल होगी। डिस्पेंसिंग कौन करता है? फार्मासिस्ट करता है। एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग के लिए इस्तेमाल होगी। कि होता क्या है कि कुछ ऐसे APIs हैं जो हाईली पोटेंट है, बहुत ज़्यादा यानी कि ख़तरनाक है वो, तो क्या होता है कि एक लार्ज टैबलेट बना के, यानी कि मिसाल बड़ी बड़ी टैबलेट बना के उस उन पोटेंट सब्सटेंस की फार्मासिस्ट को सप्लाई कर दी जाती हैं। फार्मासिस्ट उस टैबलेट में से क्या करता है, उसको पाउडर बना लेता है, उसको डायरेक्ट थोड़ा सा पाउडर इस्तेमाल कर लेता है या उसका कोई सोल्यूशन बना लेता है। तो ये टैबलेट डायरेक्ट जो है ना पेशेंट तक नहीं जाती, ये सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए होती हैं। फार्मासिस्ट इसको अपनी उससे कंपाउंडिंग करता है और जो है ना वो उसकी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन बनाता है। वो दोनों तरह का बना सकता है, वो पाउडर के तौर पे उसे इस्तेमाल कर सकता है, वो उसके अंदर पानी डाल के सोल्यूशन बना के एज ए सोल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये कि आज से यानी कि पास्ट में गुजरे हुए कल में इस्तेमाल होती थी, पहले इस्तेमाल होती थी, आजकल ये इस्तेमाल नहीं होती। उस वक्त कंपाउंड कौन कौन से, जैसे माइल्ड सिल्वर, प्रोटियोनेट, डाइक्लोराइड ऑफ मरकरी, मरब्रोमिन, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, तो ये सारे जो थे इनके हम टैबलेट बना के मार्केट में बेच नहीं सकते थे। हाईली पोटेंट है, खतरनाक है, पॉइजनस है, तो डेंजरस है। तो हम क्या करते थे, हम इसके एक लाए टैबलेट बनाते थे, टैबलेट काफ़ी सारी लाए टैबलेट बना के फार्मासिस्ट को सप्लाई करते थे कि भाई तुम्हें जिस पेशेंट को जितनी चाहिए तुम उसको उतना पाउडर दे दो या उसको उतना सोल्यूशन बना के दे दो। डायरेक्ट जो है जो कंज्यूमर तक ये टैबलेट नहीं पहुंचती थी, तो डिस्पेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इसे हम डिस्पेंसिंग टैबलेट कहते हैं। एप्लीकेशन इसकी क्या है कि बहुत सारी इनमें टैबलेट जो है वो ऐसी हैं कि जिसका सोल्यूशन बना के वाउंड के ऊपर इस्तेमाल किया जाता था, जख्मों में इस्तेमाल किया जाता था, और उसके अलावा बफरिंग जो होता है एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, एसिटोनिक एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये रेगुलर इस्तेमाल तो हो नहीं रहा, क्योंकि कस्टमर के हाथ में आना ही नहीं, ये तो फार्मासिस्ट के पास रहनी, उसने आगे बना के देनी है।
और दूसरा ये है इसके हमारे पास, क्योंकि ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंस है, पोटेंट सब्सटेंस की का मतलब ये होता है कि जो थोड़ी मिकदार में काम कर दें, यानी कि मिसाल एक 5 ग्राम है, एक ग्राम है, तो 1 ग्राम वाला पोटेंट होगा एज कम्पेयर टू 5 ग्राम वाला, यानी कम मिकदार में काम करने वाले को पोटेंट कहते हैं, खतरनाक कहते हैं, क्योंकि उसमें डोज कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर हमारे पास है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन के अंदर तीसरी मिसाल आ गई हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स के अंदर क्या होता है कि ये टैबलेट बना के फार्मेसी को सप्लाई कर दी जाती हैं, फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे कर दी जाती थी, और इसके अंदर स्टीराइल वाटर डालते हैं, वाटर डाल के हम इसको इंजेक्शन बना लेते हैं। हाइपोडर्मिक टैबलेट किसके लिए इस्तेमाल होती है कि इसका सोल्यूशन बनाओ और एज ए इंजेक्शन इस्तेमाल करो। जैसे ये मैंने आपको मॉर्फिन सल्फेट की मिसाल दिखाई है साइड पे, तो मॉर्फिन सल्फेट क्या आता है, छोटी छोटी टैबलेट्स इन एक वायल के अंदर, बोतल के अंदर छोटी छोटी वायल्स होती थी, ये फिजिशियन या फार्मासिस्ट के पास मौजूद होती थी। जब भी मॉर्फिन सल्फेट का इंजेक्शन बनाना होता था तो क्या कहते हैं, इसमें से 1 या 2 टैबलेट जितनी डोज चाहिए होती थी उन्हें, तो वो उसमें से निकाल के उसको जो है वो वाटर में सोलबल करके, स्टीरॉयड वाटर में सोलबल करते थे और उसका इंजेक्शन लगा देते थे। तो इसको हम कहते हैं जी हाइपोडर्मिक टैबलेट, ऐसी टैबलेट जिसका सोल्यूशन बना के इंजेक्शन लगाया जाए, और ये भी आजकल इस्तेमाल नहीं होती। टैबलेट टिचुरेट। टैबलेट टिचुरेट क्या होता है कि ये स्मॉल टैबलेट होती है, सिलेंड्रिकल मोल्ड या कंप्रेस टैबलेट के जरिए यानी कि बनाई जाती है, कंप्रेशन के जरिए या सिलेंड्रिकल मोल्ड के जरिए बनाई जाती हैं। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होती हैं। एक्सटेम्पोरेनियस जो है प्रिपरेशन में इस्तेमाल आती है, यानी फार्मासिस्ट इनको इस्तेमाल करते थे अपनी एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन बनाने के लिए, यानी कि टैबलेट से सोल्यूशन बना, सोल्यूशन से आगे मुख्तलिफ उसके इस्तेमाल किए। तो होता क्या था, ये जो टैबलेट टिचुरेट है ये ऑरली इस्तेमाल होती हैं, यानी कि इसका सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन बन के जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल होता है। तो टैबलेट टिचुरेट और हाइपोडर्मिक टैबलेट्स के अंदर आपने क्या याद रखना है, दोनों जो है वो टैबलेट टिचुरेट और हाइपोडर्मिक टैबलेट, दोनों टैबलेट से आगे सोल्यूशन बनता है, लेकिन जो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होंगी उसके इंजेक्शन आगे लगाया जाता है, जबकि टैबलेट टिचुरेट ऑरली इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट टिचुरेट जो बन के आई होंगी उनसे हम लिक्विड डालेंगे, वाटर डालेंगे, डिजोल्व करके उसको पी जाएंगे, ऑरली कंज्यूम करते हैं हम। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। प्रिकॉशन यही है कि पहले दौर में जब ये इस्तेमाल होती थी टैबलेट टिचुरेट, आजकल इस्तेमाल नहीं होती, तो जब पहले इस्तेमाल होती थी तो इनमें 2 तरह के इशू आते थे, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का इशू आता, दूसरा बायोअवेलेबिलिटी, मुख्तलिफ ड्रग की जो बनाई जाती थी वो इशू आता था, इसलिए आजकल ये इस्तेमाल नहीं हो रही। तो क्लासेस और टाइप हो गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास होता है जी इम्पैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेंज ऑन सॉलिड डोसेज फॉर्म के। जो मैन्युफैक्चरिंग हम जब टैबलेट बना रहे होते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अगर चेंज करें तो मैन्युफैक्चरिंग में चेंज आ सकता है, वो चेंज अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, यानी कि वो पढ़ते हैं। अगर फार्मूलेशन की बात करें तो फार्मूलेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है कि रॉ मटेरियल की जो डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है कि जो फाइनल डोजेज फॉर्म बनी है वो कैसी होगी। इसी तरह जो मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट उन पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, यानी सेम एक्सिपिएंट सेम है लेकिन वो 5 ग्राम में और काम कर रहा है, 10 ग्राम में और काम कर रहा है, वो उसे वेट करके इस्तेमाल कर रहे हैं वो और काम कर रहा है, ड्राई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो और काम कर रहा है। तो उसके अलावा न्यू एक्सिपिएंट अगर कोई फार्मूलेशन में डालेंगे तो चेंज ओवरऑल डोजेज फॉर्म के अंदर चेंज आ जाएगा। इसके अलावा मेथड की बात करें तो हम अगर डिफरेंट प्रोसेसिंग डिज़ाइन क्योंकि इस्तेमाल करते हैं तो डिफरेंट मेथड से डिफरेंट तरह की डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म बनेगी। स्टेप चेंज कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे स्टेप कर देंगे तो फिर भी चेंज हो जाएगा टैबलेट का जो फाइनल प्रोडक्ट होगी। और जो है प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस कंट्रोल करने पड़ते हैं हमें यूनिफॉर्म टैबलेट बनाने के लिए। इसी तरह जो है वो डिफरेंट बैच साइज, अगर बैच साइज छोटा तो उसकी और तरह से कोटिंग होगी, बैच साइज बड़ा तो उसकी और तरह से कोटिंग का रिजल्ट आएगा। कोटिंग बाज़ दफ़ा यानी कि बड़े साइज की ज़्यादा अच्छी होती है, यानी अगर बड़ा है क्या कहते हैं हमारे पास ओवरऑल जो सिलेंडर है, कोटिंग पैन है, कोटिंग पैन अगर बड़ा तो उसके अंदर बड़ा बैच ही कोट किया जाएगा, अगर छोटा बैच कोट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कोटिंग का मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा और कोटिंग भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह बैच साइज पे भी डिपेंड करता है कि हमने डोजेज फॉर्म में जो चेंज आ सकता है। और इसी तरह डिफरेंट जो प्रोडक्ट रीप्रोसेसिंग है, डिफरेंट प्रोडक्ट रीप्रोसेसिंग वो भी चेंज लाने का बायस बनती हैं। और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग साइट, यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे या डिफरेंट मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, कुछ चाइनाज़ की हैं, कुछ यूएसए की, कुछ इंडिया की, कुछ दूसरे मुल्कों की, तो मशीनरीज डिफरेंट होने की वजह से, उसका प्रोसीजर स्टेप्स चेंज होने की वजह से मेथड में चेंज आएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल सॉलिड डोजेज फॉर्म में चेंज आएगा। अब टैबलेट देखते हैं जी, पैकिंग एंड स्टोरेज टैबलेट की कैसे है। टैबलेट को आपने स्टोर करना है, टाइट कंटेनर के अंदर करना है और लो ह्यूमिडिटी पे आपने रखना है इसे, और एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचा के रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और भी बहुत सारी वीडियोस इसी तरह डोजेज फॉर्म के अवेलेबल हैं, वो भी आप देखें। टैबलेट की जो दूसरी पोर्शंस हैं जैसे कि यानी कि इसमें तो हमने सिर्फ
टैबलेट के बारे में बात की, इंट्रोडक्शन और क्लासेस के बारे में बात की, इसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, उन पे भी जो है अलग से वीडियो मौजूद है। उनके और भी दूसरी टैबलेट के डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस अवेलेबल हैं। उनके टैबलेट के जो ऑफिशियल टेस्ट हैं उस पर अलग से वीडियो है। तो इस तरह बाकी वीडियोस भी आप सर्च करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।